प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मरुद्रा क्लासेस जालोर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी बीए पार्ट फर्स्ट रेगुलर या प्राइवेट एग्जामिनेशन 2022 पेपर के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। ये पेपर बीए और बीएससी दोनों के लिए सेम ही लगभग है। ज्योग्राफी वालों के लिए भी सही सेम है और राजनीतिक वालों के लिए भी ये सही है। ये एग्ज़ाम अभी हाल ही में 21 मई 2022 को आयोजित हुआ था, जिसकी आंसर की मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही सरल तरीके से, सरल शब्दों में और ऑथेंटिक प्रमाणिक बताने वाला हूँ। तो आपकी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को अंतिम छोर तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। निर्देश स्पष्ट रूप से इस एग्ज़ाम के लिए दिए गए हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक सही उत्तर को निर्देशानुसार OMR सीट में गोला करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और इसके अंतर्गत इस बार 1 घंटे का और 50 अंकों का और 1 घंटे का टाइम मिला था। क्योंकि कोरोना काल में सिलेबस कम हुआ है, तो ये भी आधा किया गया है। अब हम इकाई 1 के बारे में चर्चा नहीं करके सीधी इकाई 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत चर्चा करेंगे, क्योंकि इकाई 1 आपकी एक बुक है, उसके अंदर से संबंधित है, जो कहानी कविता वगैरह है। और उसको तो चलिएगा, हमारा 21वां क्वेश्चन है जो इकाई 7 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत आपको पूछा गया क्या है वो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको पूछा गया है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार का निशान मैं आपको चिन्ह बता देता हूँ, इसको अनुस्वार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अनुस्वार किसे कहते थे? इसमें यहाँ पर अब अ लिख देता हूँ, तो ये अनुस्वार कहलाता है। तो उस अनुस्वार, इसका सही आंसर होगा स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ। क्या आंसर होगा? स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियों को क्या कहते हैं? अपन अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहें तो ये पेपर है, इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, आगे आप चलिएगा 22वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? व्यंजन के भी बहुत प्रकार होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक उत्सित व्यंजन, एक द्विगुण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, लुंठित व्यंजन। ठीक है, तो देखिएगा, इसके अंतर्गत आज हमारे पार्श्विक व्यंजन के बारे में पूछा है। तो ये तो है अपना अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये रे है लुंठित व्यंजन। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर है, ठीक है, ले, जो क्या है अपना सही आंसर है। तो कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन क्या है? तो वो कहलाता है अपना व्यंजन नंबर ले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है। मानक हिंदी में कितने स्वर है? मानक हिंदी में कुल मिलाकर कितने स्वर है? मानक हिंदी में आपको बताना चाहूँगा कुल 11 स्वर है। और कौन कौन से हैं वो बताना चाहूँगा। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है,
हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लगातार वीडियो में बने रहिएगा। किसी तरह की कोई परेशानी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी है? पूछ क्या रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंठीय ध्वनियाँ कौन सी है? तो आपको पता होगा कंठीय ध्वनियाँ कौन सी होती है। तो इसका हमारा सही आंसर है, कंठीय ध्वनियाँ होती है अपनी कै खे गे घे। तो इसका हमारा सही आंसर है घे। ठीक है, कै खे गे घे होती है कंठीय ध्वनियाँ। सही आंसर होगा घे, चौथा नंबर का उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो थोड़ा इसमें आपको हमारा 32वां क्वेश्चन है, हस्तलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास है? हस्त से लिखित, हाथ से लिखित, तो इसमें करण तत्पुरुष होगा, इसमें माध्यम का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास तीसरा पद प्रधान होता है, तो पंचानन में तीसरा पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, वह शब्दांश जो शब्द के पीछे लगे शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सूक्ष्म, सु धन समा। अगला क्वेश्चन है, खर्चीला में कौन सा प्रत्यय है? हमारा अगला क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की वो विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं व्याकरण की भाषा में विशेष्य। अगला क्वेश्चन है, आम मीठा है प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? तो इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है, वह ढेर सारी मिठाई खा गया प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? तो इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा धातु। राम ने माली से दूब कटवाई प्रस्तुत वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि इसमें राम ने स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरणा देकर कार्य करवाया है, दूब कटवाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सक्रामक क्रिया का उदाहरण है। चिड़िया उड़ रही है, गाय बैठी है, अंकुर तेज चलता है, साक्षी पुस्तक पढ़ती है। इसका सही आंसर होगा साक्षी पुस्तक पढ़ती है, क्योंकि इस वाक्य में यदि हम क्या या किसे का प्रयोग करते हैं तो हमें एक उत्तर मिल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कविता ने नृत्य किया होगा प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भूतकाल है? कविता ने नृत्य किया होगा, तो इसमें संदिग्ध भूतकाल है। अगला क्वेश्चन है, कौन से वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है? तो राम पढ़ रहा है, वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल है। मैं चाहती हूँ तुम मन लगा कर पढ़ो प्रस्तुत वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो उसकी इच्छा है, मतलब ये इच्छार्थक वृत्ति है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में भाववाच्य है? तो गे तीसरा नंबर है, उसमें भाववाच्य है, उससे सलाह नहीं जा रहा। अगला 55वां क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने की प्रक्रियागत अवस्था का बोध होता है उसे कहते हैं क्रिया का पक्ष। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो तीसरे नंबर वाक्य में
आरती भी पत्र वाचन करेगी में निपात का प्रयोग हुआ है, इसमें निपात है भी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्प विराम है। तो पहला ऑप्शन है जो चिन्ह है वह अल्प विराम का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन 5 और नीचे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है इनमें से हंस पद का चिन्ह कौन सा है। तो तीसरा ऑप्शन हंस पद का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन है। तो वर्षा शब्द अपने आप में बहुवचन ही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हलधर का अर्थ नहीं है। पूछ रहा है नहीं है। ध्यान रखिए हम चौथी ख की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो हलधर का अर्थ नहीं है राम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलद का अर्थ नहीं देता। तो कमल है वो जलद का अर्थ नहीं देता। जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं अनेक अर्थी। अगला क्वेश्चन है निम्न क्रमांक में कलश कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो इसका आंसर होगा पहला घड़ा और वज्र। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में प्रसाद प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो इसका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन कृपा महल। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में कूल कूल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो इसका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन वंश और किनारा। अगला क्वेश्चन है संध्या और रात्रि के बीच का समय कहलाता है। तो वो कहलाता है अपना निशिथ। चौथा आंसर होगा निशिथ। अगला क्वेश्चन है बहुत विषयों का जानकार वो कहलाता है बहुज्ञ। अगला क्वेश्चन है जिसे जाना न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है। तो अज्ञेय उसके लिए एक शब्द है। जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो उसे हम अतिथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो व्योम रस है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। तो दीप्ति नेत्र का पर्यायवाची नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है उपेक्षा का विलोम शब्द है। तो देखिएगा उपेक्षा का विलोम शब्द होगा सम्मान, क्योंकि अन्य तीनों शब्द इस उपेक्षा के समानार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द विलोम युग्म सही है। तो इसका आंसर होगा अनुराग विराग, क्योंकि अन्य तीनों हैं वो समानार्थक शब्द है। अगला क्वेश्चन है अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ होगा अपना नुकसान स्वयं ही करना। अगला क्वेश्चन है लोहा मनना मुहावरे का अर्थ होगा किसी की शक्ति को स्वीकार कर लेना। ते पाँव पसारिए जेती लंबी सूर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुहावरा कौन सा है। तो चौथा आंसर होगा इसका आकाश से बातें करना। अन्य तीनों लोकोक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है जो चीज़ सामने हो उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती इस अभिप्राय को दर्शाने वाली लोकोक्ति कौन सी है। तो इसको दर्शाने वाली लोकोक्ति है हाथ कंगन तो आरसी किया प्रत्यक्ष का क्या प्रमाण। अगला क्वेश्चन है हम ध्यान रखिए अंतिम और 5वीं इकाई की तरफ बढ़ रहे हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी है।
अल्पप्राण ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती है जो किसी वर्ग के पहले तीसरे और पांचवें वर्ण का बोध कराती है। तो यहाँ पर के और गे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन नहीं है, तो ते तालव्य व्यंजन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है। 49 का हिंदी मानक रूप है, तो इसका सही आंसर होगा खे। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अनुदित पहला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अन्य सभी अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा, तो वह होगा प्रशासन। अगला क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा निरीक्षण। अगला है, ऑटोनॉमस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है स्वायत्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ग या श्रेणी के लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द होगा कैटेगरी। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, तो उत्तर होगा अडम्बरपूर्ण भाषा। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय की सूचना को समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो आदि के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए जो शब्द सामग्री तैयार की जाती है उसे कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति। अगला क्वेश्चन होगा, अनेक अधिकारियों कर्मचारियों को एक ही सूचना प्रेषित करने के लिए कौन सा प्रारूप प्रयुक्त होता है, तो वो होता है परिपत्र। अगला क्वेश्चन होगा, सरकारी कार्यालय में सामान के खरीदने बेचने के लिए क्रेता विक्रेता से दरें प्राप्त करने की जो सूचना जारी की जाती है उसे निविदा सूचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न कार्मिक को टिप्पणी भेजी जाती है, उससे वरिष्ठ अधिकारी सामान्यतः किस ओर हस्ताक्षर करता है, तो सही आंसर होगा दाईं ओर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के हम अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तिगत पत्रों की तरह आत्मीयता एवं अनौपचारिकता का समावेश भी हो सकता है, उन्हें हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित वैधानिक सूचना जिसे राजपत्र गजट में प्रकाशित किया गया जाता है उसे अधिसूचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पूर्व में किसी व्यक्ति अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर या अपेक्षित कार्रवाई न होने पर स्मरण पत्र भेजा जाता है, उसे हम अनुस्मारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र में क्या नहीं होता, तो कार्यालय पत्र में पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का पता सम्मिलित नहीं होता। अगला अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा, इनमें से कौन कार्यालय पत्र में सम्मिलित नहीं है, तो निमंत्रण पत्रों को हम कार्यालय पत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के बेहतरीन और नए वीडियो में। तब तक बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, हमारे चैनल का पहला वीडियो, थोड़ा सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।